लेकिन कर बैठे अपने पिता बाला साहब ठाकरे पर, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि 25 साल शिवसेना ने बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वो तो अपने पिता के फैसले पर एक तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि 1989 में उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा बाद विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था, और 1995 में सरकार बनी थी दोनों की, जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार है या अपने पिता के फैसले पर प्रहार है? वही तो अजीब लगता है। क्या होता है, आप जब किसी का बहुत नफरत करते हो, द्वेष करते हो, तिरस्कार करते हो, तो आपका दिमाग काम नहीं करता। इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। देखिए 25 साल का मतलब हम अगर पीछे चले जाए तो शिवसेना के नेता थे बाला साहब ठाकरे, वो बोलते थे ना मैं रिमोट से सरकार चला रहा हूँ। तो सरकार बीजेपी और शिवसेना की थी भले ही, लेकिन उस पर कंट्रोल जो था वो बाला साहब था। उसके सब डिसीजन बाला साहब ले रहे। 87 88 से लेकर यानी वो 12 साल और अगले 12 साल में 2014 तक आ जाए तो 12 और 12 24 साल तो बाला साहब खुद लीडर थे। 2012 में उनका देहांत होगा, तो 12 और 13 साल 87 से मतलब अगर रहते हैं तो जो 25 साल युति में थे, ऐसा बोल रहे उद्धव ठाकरे, यानी कि बाला साहब जब थे उस समय ही वो बात कहा। समय कलखड़े दे लीजिए। 87 में शिवसेना बीजेपी की अलायंस बनी, 87 में रमेश प्रभु पारा में चुन आए, उसके बाद बीजेपी और शिवसेना इकट्ठे आ रहे। जी तो आप जो बात बोल रहे हो 25 साल तो 25 साल तो बाला साहब ने खड़ा कर दिया, सब बोल रहे हो आप बीजेपी को नहीं ब्लेम कर रहे। लेकिन ये बात ये होगी कि ये सब दिमाग जब ढंग से चल रहा है तब हम सोच समझ कर बात करें। जब आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है तो आप अनाशान बकते रहेंगे, अनाडब्बा बकते रहे। मैं आज तक समझता था कि संजय राउत कुछ मनमानी करे, कुछ भी बात करे, कुछ भी बोल रहे, लेकिन ये तो असल है उद्धव ठाकरे ही बोल रहे हैं। तो मानना पड़ेगा कि बेचारे संजय राउत को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो कुछ है वो उद्धव ठाकरे ही कर रहे हैं, और अगर उसने कुछ गलती हो रही है तो उसका ब्लेम तो उद्धव जी पर ही जाएगा। जब आप 25 साल बोल रहे हैं, मैंने आपको समय सीमा बता दी। 87 में शिवसेना बीजेपी इकट्ठा हो गए, रमेश प्रभु जब भारत की बाई इलेक्शन में जीत गए थे, उसके बाद बीजेपी और शिवसेना इकट्ठा आ गए, और वहां से 87 से 2000 और 2000 से 12 बिल्कुल 25 साल होते। तो उद्धव ठाकरे किसको ब्लेम कर रहे हो? बीजेपी को नहीं ब्लेम कर रहे, अपने पिता को ब्लेम कर रहे। और दूसरे की बात यह कि ये भाषण वो अपने पिता के जन्मदिन पर दे रहे हैं, अपने पिता का गौरवगान करने के लिए आप भाषण कर रहे हो और आप उनकी ही निंदा कर रहे हो। कितनी अजीब बात है। इनको समझ नहीं है भाव, या ये भारतीय जनता पार्टी से इस कर नफरत करने लगे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और इनके नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि वो कुछ भी कह रहे हैं। बिल्कुल देखिए, पहली बात है आप समझ लो, जब आप दूसरे किसी की नफरत करते हो ना, ये दिखावा होता है। एक्चुअली आप खुद की नफरत कर रहे हो, आप खुद की नफरत कर दो। मैं इतना कमजोर क्यों हूं, मैं उतना कम क्यों हूं, इसका जो गुस्सा होता है वो गुस्सा आप दूसरे पर निकलते हो तो लोगों को, दिखने वालों को लगता है कि सामने वाले की नफरत कर रहे हैं। बात वैसी नहीं हुई, आप अपने निकमे पर। अब देखिए कि 47 से लेकर आज तक हम जब स्वतंत्र हुए, पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान देश खुद बन गए, उसके बावजूद 70 साल हुए पाकिस्तान हर बात में इंडिया को, भारत को ब्लेम करता है। अरे भैया तुम स्वतंत्र हो गए हो ना, तुम अपने देश में बोले कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रख सकते, हम अलग कम है, हम अलग नेशन है, तो ठीक है, एक देश बन गया पाकिस्तान, फिर मुस्लिमों का देश करके आपने बना लिया। तो अब क्या वास्ता आपका? 70 साल हो गए, कहां से कहां इंडिया निकल गया, और पाकिस्तान इस ढंग से इंडिया को ब्लेम करता है। ठीक उसी ढंग से ही उद्धव ठाकरे भाषण कर रहे थे, और क्या है। अब बीजेपी इतना देश भर की पार्टी बन गई और आप नहीं बन पाए, तो उसमें बीजेपी की क्या गलती है? इसे मैं आपको सिमिलरिटी दिखाई, 70 साल हो गए, यानी पाकिस्तान बोलेगा 70 साल हम सगे, तो उसका क्या मतलब डालो? आप अलग हो गए हो, आपका अलग एक नेशन है, राष्ट्र है, आप जितनी चाहिए उतनी उन्नति कर सकते थे, इंडिया ने कर दिखाई। आपने बार बार युद्ध छिड़ा, ये क्या है वो क्या है, फिर भी युद्ध से आपको लड़े रहे, दूसरी जगह इंडिया अपना अपना डेवलपमेंट करता रहे, कहां पहुंच गया? और फिर भी पाकिस्तान रोड़ा बैठा है। तो पाकिस्तान और शिवसेना की हम तुलना कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया को गाली दे रहा है, उद्धव ठाकरे की तरफ देखिए, आपको पता चलेगा। तो पाकिस्तान इंडिया को गाली नहीं दे रहा, खुद की नफरत कर रहा है। इंडिया की नफरत नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति की नफरत कर रहा है तो वो खुद को निकम्मा पाता है, इसलिए दूसरे की नफरत कर रहा है। और ये जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमने छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ ली है। ये कहते हैं कि जनता दल यू, पीडीपी और टीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया। तो हमने अगर कांग्रेस और शिव एनसीपी के साथ गठबंधन किया है, तो हम पर ये हिंदुत्व छोड़ने का आरोप क्यों लगाते हैं?
बात ये है कि आज देवेंद्र फडणवीस बहुत अच्छा बोला कि आज भी आपने गठबंधन तोड़ा, ये सब हो गया, फिर भी हम बाबा साहब का गौरव करते हैं। आज का दिन है, बाबा साहब का जन्मदिन है, तो हमने उनके एक चार अच्छे शब्द बोले हैं। नहीं राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा एक ट्वीट कर लेते, क्या लाचार है आप कैसे तरह हो, आप हमको सही है। गाली दे रहे हो, फिर भी हम बड़ा सबकी सराहना करते हैं। तो आप कम से कम उनको बोल के आप हमारे शिवसेना के जो संस्थापक है, उनका जन्मदिन है, उनके लिए ट्वीट करो, ये भी आप नहीं बोल सकते। उन्होंने तो आपसे बात कर नहीं की गोवा में और यूपी में, फिर भी आप उसके पीछे घूम कर बैठे हो। तो गाली किसको दे रहे हो? बीजेपी को दे रहे हो। इसका मतलब बीजेपी बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी है, बहुत ईमानदार पार्टी से, मैं बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन इनकी हालत हो गई है, गलती कर बैठे, इनको समझ में आ रहा है कि मैंने गलती की है, तो वो गलती झांकने के लिए, छुपाने के लिए, इनको बार बार 2 साल हो गए खुद चीफ मिनिस्टर बने बैठे हो, आपकी पार्टी सत्ता में, बीजेपी अपोजिशन में बैठी है, तो इसको मुझे आप मुझे बताइए, गुजरात में आज अपोजिशन लीडर कौन है? बता सकते मुझे? किसी को याद नहीं है, ओडिशा में कौन अपोजिशन लीडर आपको मालूम है? बिल्कुल किसी को याद कर्नाटक में आपको मालूम है, लेकिन पूरे देश की जो राजनीति एलिट है उनको रोज देवेंद्र का नाम सुनना पड़ता है, क्योंकि शिवसेना उनका नाम ले रही है। बिल्कुल। पूरे देश में एक अपोजिशन लीडर स्टेट में है जिसको वहां की सरकार डरती है। अब बोलिए, हमने कहीं देखा ऐसा अपोजिशन लीडर से सरकार डरी हुई है? बिल्कुल नहीं। जब ममता बनर्जी मोदी पर बहुत अटैक करती है, लेकिन दुख है कि जो बीजेपी उसको घस्त नहीं डालती ममता बनर्जी। यही आपको उड़ीसा में दिखाएगा, नवीन पटनायक वहां के बीजेपी वालों के लिए एक शब्द तक नहीं बोलते, उनको जरूरी नहीं लगता, उनका डर तक नहीं लगता। आपने तमिलनाडु और केरला की बात छोड़ो, वहां बीजेपी उतनी हैवी नहीं, लेकिन आप मध्य छत्तीसगढ़ देखिए, आप राजस्थान देखिए, वहां के अपोजिशन लीडर को वहां के कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर घात तक ले जाते। तो ये रोज उठकर बीजेपी के नाम से इतने चिल्ला क्यों है? क्योंकि ये महाराष्ट्र के बीजेपी से डरे हुए, बिल्कुल डरे हुए, क्योंकि ममता हो या नवीन पटनायक हो, गहलोत हो या बघेल हो, इनकी पार्टियां अपने बलबूते पर और बीजेपी से बड़े संख्या में एमएलए चुनकर आने वाली पार्टी है, और शिवसेना को मालूम है कि हम बीजेपी से आधे भी एमएलए चुनकर नहीं ला सकते, इसलिए ये डरे हुए हैं। आज चीफ मिनिस्टर बने बैठे, जो कल परसों छोटे कुछ नगर पंचायत के चुनाव हो गए, उसमें बीजेपी 1 नंबर है, शिवसेना 4 नंबर पर है। तो आप समझ रहे हो कि गुस्सा आप निकल रहे हो, क्योंकि आप अपने निकमेपन का गुस्सा निकाल रहे हो, आप खुद कर गुस्सा निकल रहे हो, लेकिन नाम बीजेपी का ले रहे हो। बाबू आपने बाला साहब ठाकरे के साथ काम किया है और उनके करीबी सहयोगी रहे हैं, जब आर्मी के संपादक थे, आपकी करीब करीब रोजाना मुलाकात होती थी, आप तो बाला साहब को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ, बाला साहब आज होते तो क्या एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना की सरकार होती और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन पाते? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन पाए मत छोड़ दो, आप 99 की बात बोलो, जब शिवसेना बीजेपी सत्ता में थी अलायंस में, और नारायण राणे जी मित्र थे और मध्यावधि चुनाव हो गया था, तो बीजेपी और शिवसेना की संख्या कुछ 10-12 से घट गई थी, मेजॉरिटी नहीं थी, पवार अलग से लड़े थे और कांग्रेस से निकल गए थे और पवार ने एनसीपी पार्टी बनाई थी। तो बीजेपी वाले एनसीपी को साथ लेने की बात करे थे, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे हाथ पकड़ कर बैठे थे, भाई हम एनसीपी को, इन्हें पवार को साथ लेकर सरकार बनाएंगे। तो अड़े उठे बाला साहब बोले कि नहीं, मैंने चुनाव में इनके खिलाफ भाषण दिया, इनको गाली दिए, तो मैं इनके साथ सरकार में नहीं बैठूंगा। 10-12 दिन नाटक चला, क्योंकि शिवसेना भैया बैठी थी गवर्नर के पास जाने के लिए, पीसी अलेक्जेंडर उस समय महाराष्ट्र के गवर्नर थे और वो इनको इन्वाइट कर रहे, लेकिन बीजेपी नहीं जा रही। बीजेपी का मानना था कि हम एनसीपी को साथ लेकर 3 पार्टियों की सरकार बनाएंगे, लेकिन बाला साहब बड़े बैठे कि मैंने इनके खिलाफ वोट मांगे, मैं इनके साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो वोटर से गद्दारी होगी। और मुंडे महाजन उनके साथ गवर्नर के पास शिवसेना के साथ आने के बिल्कुल राजी नहीं थे। आखिर में बाला साहब ने अडवाणी जी को फैक्स भेज दिया था कि भाई मैंने आपको शब्द दिया है, मैंने अलायंस किए, तो मैं आपके सपोर्ट में रहूंगा, आपको अगर इतना ही एनसीपी के साथ सरकार बनानी है तो एनसीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाइए, मैं आउटसाइड सपोर्ट दे रहा हूँ, लेकिन मैं उस सरकार में सहभागी नहीं हो जाऊंगा, उस सत्ता में मैं नहीं रहूंगा, मैं बीजेपी के साथ रहूंगा, तो बीजेपी के लिए बाहर से सपोर्ट दूंगा। तो आप बोलिए बाला साहब होते तो ये सरकार बन सकती थी? नहीं बन सकती। बाला साहब कितने अपने भूमिका के पक्के थे, इसका ये सबसे बड़ा सबूत है। फिर अगले 15 साल तो शिवसेना बीजेपी सरकार के बाहर बैठी, लेकिन उस वक्त भी ये हो सकता था, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये भी मत छोड़ दीजिए, पिछले चुनाव में, मैंने 2014 के चुनाव में हर पार्टी अपनी ताकत पर लड़ी थी, उस वक्त भी अगर शिवसेना दोनों कांग्रेस के साथ चले जाते तो कोई गलत नहीं था, क्योंकि बीजेपी ने अलायंस तोड़ी थी। बीजेपी नहीं बोल सकती थी कि अपने हिंदुत्व थोड़ा, अपने ये थोड़ा, बीजेपी ने अलायंस तोड़ी थी, शिवसेना को अपने बलबूते पर लड़ना पड़ा था, और शिवसेना के कुछ 63 चुनकर आए थे, 63 एनसीपी के कुछ 41 थे,
मतलब 104 उनके हुए और 44 कांग्रेस के थे, तो मिलाकर देखिए कितने 42 है, तो 146 सीटें, 140 यानी परफेक्ट मेजोरिटी ये तीन पार्टियों की उस वक्त थी। जी अगर वो जी लोग बोलते हैं आज सही है तो उस वक्त भी हो जाते तो अधिक ज्यादा से ज्यादा सही होता, लेकिन वो गए क्योंकि पवार साहब ने इनको घास नहीं डाली। चर्चा चली थी अगर ये तीन पार्टियां इकट्ठी हो जाए तो भाई बीजेपी के पास 122 में है, कुछ इंडिपेंडेंट है फिर भी मेजोरिटी नहीं है, तो पवार साहब ने तो किया कि हम आउटसाइड बीजेपी को देते क्योंकि उनको शिवसेना को उकसाना था, और ये ऊपर नहीं बोले, मैं ये जी जी कोई जी। मनोरंजन कहानी नहीं बता रहा हूँ, पवार हाँ, साहब ने बोला कि बीजेपी इंटरव्यू कहा और उन्होंने। शिवसेना में और दूर हो रहे दूसरे से, इसीलिए हमने वो दाव खेला था, तो उस दाव में भी बीजेपी फंसी थी, इस दाव में पवार उद्धव फंसे। बात इतनी सी है कि हम फंसे हैं ये माना नहीं है, लग रहा वही बात नहीं, और उसका तो आप देख रहे हो कि नगर पंचायत चुनाव में उनको जवाब मिल गया, आघाड़ी में भी आप 1 नंबर पार्टी हो मंत्री मुख्यमंत्री होने के लिए, लेकिन लोगों के सामने वो आघाड़ी में 3 नंबर पार्टी हो, पूरे महाराष्ट्र में 4 नंबर पार्टी हो, तो सड़ा कौन, नड़ा कौन, बड़ा कौन? भाऊ, ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी हमें नीचे दिख रही थी, भारतीय जनता पार्टी हमें गुलामों की तरह रखना चाहती थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में थी, पहले शिवसेना का ही मुख्यमंत्री हुआ करता था, चाहे मनोहर जोशी हो चाहे नारायण राणे हो। ये तो महाराष्ट्र की जनता ने तय किया ना कि कौन बड़ रहेगा और कौन छोट रहेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोसना और आत्ममंथन नहीं करना, क्या ये सही पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स तो अलग है, लेकिन उनको समझाए कौन, इनको समझाए कौन? इसे मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि चंद्रबाबू क्या होगा, कहाँ है चंद्रबाबू नायडू, कहाँ है वो शरद यादव, इन्होंने कल जिक्र किया नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार छोड़कर गए थे ना, मोदी नहीं चाहिए। 2013-14 में एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार निकल गए थे, और पूरा नुकसान, 112 एमएलए थे जब छोड़ गए थे, अब 37 एमएलए बचे हैं, तो कहां पहुंचे? बिल्कुल। नफरत कहां ले जाती है, इसका ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि जो इंडिया छोड़कर गए थे मोदी के खिलाफ, मोदी को गाली देते देते नीतीश निकल गए थे, वापस आ गए और आज कहां है, तो 47 पर है, मतलब 75 दुगुने एमएलए, 2/3 एमएलए उन्होंने गवाए इस नफरत के खेल में। दूसरे चंद्रबाबू है, तो 5 साल 4 साल एनडीए के साथ रहे, उनके सपोर्ट आंध्र में चीफ मिनिस्टर 10 साल के बाद बने, आज कहां है देखो। तो शिवसेना का हर क्या होने वाला है, मैं बीच बताने की जरूरत नहीं है, ये समय की बात है कि वो समय आने वाला है, और मेरे मुझे नहीं लगता बहुत दूर है, बीएमसी का चुनाव होने दो, इनको असलियत पता चलेगी। देखिए एक बात आपको बता, शिवसेना आज इस मकाम पर है, मुंबई ठाणे से निकलकर शिवसेना महाराष्ट्र में फैली तो 85 के बाद में फैली, और 85 में शिवसेना बढ़ना शुरू हो गया, तो उन्होंने बीएमसी मुंबई महापालिका अपने अकेले के ताकत पर जीत ली थी। इस वक्त अगर वो अकेले की ताकत पर हार गए तो वो शिवसेना फिर अपनी एडी के पहले जो जगह थी वहां पहुंचने वाली। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं भाऊ, और ये कांग्रेस और एनसीपी के चक्रव्यूह में जो फंसे हैं, और पवार ने तो पिछले दिनों इंटरव्यू में खुलेआम कह दिया कि 2019 में भी मैंने एक बयान दे दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के बारे में सोच रहे हैं, और मेरे उस बयान से ये मेरे चक्रव्यूह में फंस गए उद्धव ठाकरे, और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। मतलब इतना ओपनली कोई इनका सहयोगी बता रहा है कि हमने इनको उल्लू बनाया था, फिर भी ये कोई रिश्ते नहीं करते हैं। ये छठा देखे तो वो बोल रहे कि उन्होंने उल्लू नहीं बनाया, हम उल्लू बन गए। आप समझ लो, आप वो बात समझ लो कि कोई भी कितना भी क्या बोलते हैं उसको फंस जाए, तो जो बुद्धिमान होता है वो देखो, एक डॉनी लीवर की मुझे वो कॉमेडी करता था, एक कॉमेडी आती, तो उसने बढ़िया बात बताई थी कि एक कॉमन मैन आम आदमी होता है और एक बुद्धिमान होता है, वो एक ही सिचुएशन में अलग अलग कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो एक आम आदमी जा रहा है, केले का छिलका गिरा हुआ है उस पर गिर जा रहा है, तो पहले उठने के पहले गाली देना शुरू करता है, साले ये खाते हंसते डालते कटा भी कुंडी में नहीं डालते, गाली देना शुरू करता है। वो आम आदमी होता है, बुद्धिमान नहीं होता। लेकिन उसी सिचुएशन में एक बुद्धिमान टाई वाला है, कोई प्रोफेसर है, अच्छे कपड़े पहना हुआ जा रहा है और केले के छिलके से घिसकर गिर जाए, तो पहले क्या करेगा, इर्द गिर्द देखा खुद को दुखता है या तो ना हो, वो नहीं सोचेगा, वो मैं गिर गया है जिसने देखा है कि नहीं पहले देखा, और कोई दिखता नहीं है ऐसा समझ कर ऐसे उठेगा और कुछ हुआ ही नहीं, इस ढंग से चले जाएगा, 25-50 कदम आगे जाएगा और फिर जहां दुखता है वो हाथ लगाकर यातना व्यक्त देगा। ये बुद्धिमान होगा। तो उद्धव ठाकरे खुद बुद्धिमान बदर खुद को पेश करना चाहते हैं, वो कह रहे वो कि पवार ने आपको उल्लू बनाया और हम उल्लू बन गए।
इसलिए पवार को भी कॉन्फिडेंस जो है कि हमने इनको उल्लू बना है, वो कॉन्फिडेंट क्यों बोलते, उनको क्यों डर नहीं है कि ऐसे बोलने से सरकार गिर जाएगी। अब तो ये फंसे है, अब तो ये फंसे है। देखो एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी के साथ भाग जाती है तो उसके वापस जाने का रास्ता बहुत मुश्किल बन जाता है। तो शिवसेना की हालत वैसी है, कोई बुरी तरीके से आपको ट्रीटमेंट देता है फिर भी आप कंप्लेन नहीं कर सकते। ये सिचुएशन में आपने खुद को लाके रखा है, तो अभी क्या करें, फिर क्या करेंगे। भाव मैं इसलिए हंस रहा था, मैं एक बयान पढ़ रहा हूँ संजय राउत का, कमाल का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब विवादित ढांचा गिरा था अयोध्या में, उस समय पूरे उत्तर भारत में शिवसेना जो है उसकी लोकप्रियता चरम पर थी। अगर उत्तर भारत में हम भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देते लड़ने का, तो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं शिवसेना का होता। हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में सीट जीतने में कामयाब हुई। और उन्होंने एक बयान इसमें आगे ये भी कहा कि हम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को नीचे से लेकर के ऊपर लेकर के आए हैं। क्या कहना चाहते हैं ये? मतलब अपनी काहिली बता रहे हैं, अपना नकारापन, अपना नायकपन बता रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की प्रशस्ति कर रहे हैं? देखिए बोलने में कोई बात, छोटी बात क्यों करेंगे, बड़ी बात करो ना। उसमें कश्मीर में हमारी ताकत थी, कश्मीर तो हम यूं फटाफट लेते, बाबुल गिराई वैसे पीओ के भी घुसकर साबित करेंगे शिवसेना, ये भी बोल सकते। बोलने वालों को आप कैसे रोकोगे, बोलने वालों को आप कैसे रोक सकते हो। आपको याद होगा कि 15-20 साल पहले की बात है कि कुछ हो गया तो मुशर्रफ बोले थे, अरे क्या बात कर रहे हो, हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्या बात कर रहे हो, हमारे क्या दीवार के पटाखे नहीं है, हमारे पास भी है न्यूक्लियर बॉम्ब है, बोलते हैं ना। लेकिन जब एयर स्ट्राइक हुआ उसके बाद वही मुशर्रफ बोलने लगे कि भैया पाकिस्तान, वो तो खुद तो भाग गए वो भी, और वहां से बोल रहे थे पाकिस्तान में बैठे अपने साथियों को कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी छोड़ दो, ज्यादा मत करो, हमारे पास जितने हैं उसका इस्तेमाल करने से पहले इंडिया हमको खत्म कर देगा और पीछे भागने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। लेकिन उस वक्त वो जोर शोर से हमारे वही पटाखे नहीं बोल रहे थे। तो सर पर झंझावट फर्क है, बोलने के लिए बहुत सारी बातें बोली जाती है, लेकिन जब भागने के लिए भी जान नहीं रही थी, क्योंकि आज मुशर्रफ के पाकिस्तान में जगह नहीं है, वहां है तो पुलिस पकड़ेगी, खुद या तो ब्रिटेन जाते हैं, लंदन जाते हैं, वापस दुबई आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो पहुंचते नहीं। लेकिन उस वक्त की बात करो, उनकी भाषा आप सुनो तो आपको संजय राउत के बोलने का जो बॉडी लैंग्वेज है वो सब मीनिंग आपको समझ में आ सकता है। जी जी, नहीं ये अभी घोषणा करके गए थे जब राकेश टिकैत से मिले थे कि हम उत्तर प्रदेश में 50 से 100 कैंडिडेट उतरेंगे। एक भी कैंडिडेट अभी तक नहीं उतरा शिवसेना में। ये क्या हुआ भाव? अगर ये उत्तर भारत में अपनी इतनी ही लोकप्रियता महसूस कर रहे थे तो उनको तो उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कर, तो उसकी बात छोड़ो, गोवा में डाली उत्तर भारत दूर बात है, उत्तर प्रदेश गोवा में वो बिल्कुल सटा हुआ है ना। आप अगर गोवा देखो, नक्शे पर गोवा देखोगे तो गोवा में जाना है आपको तो महाराष्ट्र से अगला कदम जब आप गोवा में रखते हो तो महाराष्ट्र में आपका जो पहला कदम है वो शिवसेना की कॉन्स्टिट्यूंसी दीपक केसर करके शिवसेना का एमएलए है। तो गोवा में आप 40 सीटें क्यों लड़ा रहे हो, आप गिड़गिया रहे हो भैया, आपको 40 में से 10 सीटें तो कम से कम दे दो, ये कांग्रेस के सामने गिड़गिया क्यों रहे। बातें करने की कोई बात नहीं, संजय राउत तो हवा में बात करते हैं, हवा में बातें करते हैं। ऐसे जो बकवास करने वाले होते हैं उनको पालना एक तो बाबा साहब की खासियत है। आपको याद होगा 2019 का चुनाव याद कीजिए, ऐसे बोलने वाले इकट्ठा करते बाहर और बाद में उनको किसी चीज का जो कवर होता है, बॉक्स होता है, वो पूरे कचरे में फेंक दे, बाबा साहब फेंक देते। आपको उस समय लाभ तो वीडियो करके राज ठाकरे बोले थे, याद है आपको? जी जी, राहुल गांधी भी पीके पड़ गए, इतनी जोर शोर से राज ठाकरे बोल रहे थे। आज राज ठाकरे कहाँ है? तो 2 साल 4 साल बाद संजय राउत कहाँ हो गए, आप सोच सकते हो। बाबा साहब ने ऐसे बहुत लोगों को इस्तेमाल करके खिलौना करके फेंक दिया। तो आज ये है, आज उनको लगता है कि हाँ मेरी बारी है, मैं जोर शोर से मैं ही बाबा साहब का असली वारिस हूं बोलेंगे। 4 साल बाद इनको पता चलेगा ये कहाँ है और कहाँ है। तब इनका रोना धोना भी मीडिया दिखाने वाला नहीं है। वही मीडिया लाभ रे वीडियो, ऐसा राज ठाकरे की सिर्फ 10 सभाएं हुई थी, लेकिन 2019 में महाराष्ट्र के लोकसभा का चुनाव आप देखे तो कम से कम 35 से 40% कवरेज राज ठाकरे को मिला था। आज राज ठाकरे है कहाँ? जब नशा होती है ना, मैं एक बड़ा मजेदार किस्सा बता था। एक तो शराबी है, एक दूसरे को बोल रहा है अरे यार कल मैं ऐसा सोच रहा हूँ पूरी पृथ्वी ही खरीदूं। तो दूसरा बोलता है नहीं नहीं हो सकता। बोला क्यों नहीं हो सकता? नहीं मुझे बेचनी नहीं है। तो संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे की बात हो, उनको मुझे वो किस्सा याद आता है, ये पृथ्वी खरीदने के लिए दूसरा बोलते मैंने भी दूसरे का दे दिया। भाव एक का कल का मैं भाषण देख रहा था, इन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो चुनौती दी है हमें, आमने सामने चुनाव लड़ने की, हम वो एक्सेप्ट करते हैं।
अभी आप कह रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, उसी में इनको पता लग जाएगा कि ये कहाँ है। मुंबई में और महाराष्ट्र में क्या शिवसेना के प्रति वाकई लोग की बहुत ज्यादा नाराजगी है, और वो कौन से मुद्दे आप समझते हैं जिनकी वजह से लोग में इतना आक्रोश है? नहीं देखिए, एक बात उनका आप समझे, एक बात आप समझे कि दिल्ली का मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे मुंबई में दिल्ली दरबार करके होटल, उसमें खास एक स्पेशल बिरयानी होती है जिसको दिल्ली दरबार नाम का होटल है, तो उसकी बिरयानी खास होती है। अगर वो छोड़कर वो कोई मिठाई बेचने लगे, तो जो आने वाला ग्राहक है तो वहां आएगा नहीं ना। वैसे ही आप पुणे जाओगे तो अगर कोई आपको महाराष्ट्र से परिचित होगा या पुणे का कोई दिल्ली में होगा, आप पुणे जाते सुने तो बोले आते वो बाखरवड़ी लेके आना, यानी वो पुणे में एक सिंबॉलिक है, पुणे में गया और पुणे से कोई पकवान करके वो बाखरवड़ी लेकर आते। तो अगर वो छितले दुकान है, छितले उद्योग है, वो अगर बाखरवड़ी बेचना भूल कर बिरयानी बेचना शुरू करे तो उसका है वो दरा चौपट होने वाला है। शिवसेना का भी वही हो गया। शिवसेना जिस कारण से मुंबई या ठाणा, नाशिक, पुणे रीजन में लोकप्रिय पॉपुलर हो गई, उसका कारण उसका जो शाखा का ऑर्गेनाइजेशन था, वो शाखा का ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया। बाला साहब के समय की बात बोलूँ आपको, जी जी, कल उनका जन्मदिन था, तो शिवाजी पार्क में बिल्कुल मौके की जगह है कि जहां पर शिवसेना भवन खड़ा था, लेकिन महीने में भी एक बार बाला साहब उधर नहीं जाते थे, जिसको मुख्यालय बोला जाता है। तो मनोज में देखने वालों को मिलते, सबको मिलते, और शिवसेना का कोई भी बड़ा लीडर हर दिन उधर मुख्यालय में नहीं होता था। जी जी, लेकिन शिवसेना कहाँ थी? तो हर गली कूचे में शिवसेना थी, जहाँ शिवसेना की एक्टिव शाखा होती थी, और लोग शिवसेना का कारपोरेटर पार्षद इसलिए चुनते थे कि अगर पार्षद रहेगा तो ये शाखा जोर शोर से चलेगी, कितनी भी रात हो, कितनी भी सुबह हो, हम शाखा में दौड़कर जाएंगे और हमारी मदद होगी। ये मुंबई की भावना होती थी। आज जो जी शिवसेना की शाखा चलती ही नहीं, आपको वहां भीड़ नहीं दिखाई देगी। अगर बाला साहब के समय की शिवसेना होती तो मुंबई में करुणा के इतने बड़े बड़े आंकड़े आप देख भी नहीं पाते। शिवसेना की ताकत वो थी। करुणा क्या कोई भी दासी हो उस पर मार करेगी, उसका नाम शिवसेना है। मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि शिवसेना बाला साहब ने बनाई थी, वो डिजास्टर मैनेजमेंट शब्द आने से पहले एक डिजास्टर मैनेजमेंट थी। आज अगर वही शिवसेना नहीं बची है, एक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसमें से एक शिवसेना बन गई है, तो मुंबई की जनता को शिवसेना से वो लाभ कैसे रहेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे नेहरू हो, गांधी हो, या उस समय के सरदार पटेल हो, उस जमाने में कांग्रेस के बारे में जनता जो लगाव था, तो राहुल गांधी के समय नहीं बचा है, क्योंकि जी ये जी, कांग्रेस नाम से कांग्रेस है, लेकिन उस समय की कांग्रेस नहीं है। जब जनता को अपनी जिंदगी की जरूरत महसूस हो रही थी, आज की शिवसेना में मुंबई के लिए जरूरी नहीं है। उद्धव बिल्कुल सही कह ठाकरे रहे हैं। बोलते हैं, तो मैं नहीं मानता कि बीजेपी का क्या होगा, एसआरडी बोले वो बोलते हैं, उन्होंने शिवसेना को खुद ही कमजोर कर दिया है। बीजेपी ताकतवर नहीं बनी है। उद्धव ठाकरे के और संजय राउत ऐसे सब लोग हैं आज के नेता, उनके आते शिवसेना आए, उसके बाद इन्होंने शिवसेना को इतना कमजोर बना दिया है कि उसके सामने बीजेपी ताकतवर दिखाई देगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाव। अच्छा, अगर ये अमित शाह का चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 1-1 लड़ने को तैयार हैं, यानी एमवीए के साथ गठबंधन के बिना भी लड़ने को तैयार हैं, जबकि पुणे में मुझे याद है अमित शाह ने चैलेंज ये किया था कि एमवीए के तीनों घटक दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में आ जाए। महाराष्ट्र की जनता इंतजार कर रही है उस घड़ी का और इनको इनकी सही जगह दिखाने का। तो ये चैलेंज तो स्वीकार कर रहे हैं, पर जमीन पर जो स्थिति है क्या उससे डरे हुए भी हैं अंदर से? क्योंकि लगातार हम ये सुन रहे हैं कि किसी भी स्तर का चुनाव हो उसको ये लगातार टालने की कोशिश करते आ रहे हैं। नहीं, जमीनी स्तर का चुनाव थोड़ी हो, ये विधान परिषद का चुनाव हो तो भी जाके देवेंद्र से मिलते कि भाई काय को हम एडजस्ट कर देते हैं, 9 सीटें है तो आप इतनी ले लो, हम इतनी ले, तो वोटिंग ना हो, वोटिंग ना हो। कल परसों हमने देखा विधान परिषद के चुनाव थे, तो जब आमने सामने लड़ाई हुई, वहां तो दोनों का बीजेपी ने जीती, बाकी की 6 सीटें जो थी वो एडजस्ट में वोटिंग, बिना वोटिंग में बांटी गई, और 2 ही सीट पर आमने सामने हुआ, तो उसमें वो हार गए। और वो भी जनता के बहुमत से नहीं है, जो पार्षद अगर होते हैं उनका वोटिंग था, उसमें हार गए। और उस वोटिंग के लिए भी लड़ते विधानसभा में। देखिए, अमित शाह जब बोल रहे हैं, अमित शाह सीक्रेट वोट के बारे में बोल रहे हैं ना, जी जी, मतदान वोटिंग सेंटर में जाकर हाथ उठा कोई वोट देने वाला नहीं है। विधानसभा का सभापति चुना है। लगता है भाव के इंटरनेट कनेक्शन में कुछ बाधा आई है। जी भाव, अपना वक्तव्य पूरा है। अच्छा कलेक्ट तो मैं बोल रहा था कि बात ऐसी है कि डायरेक्ट वोटिंग नहीं, इनडायरेक्ट वोटिंग में भी डरते। विधानसभा में इनके ही 170 एमएलए है, लेकिन वो सीक्रेट वोटिंग में इनको दबा देंगे, इतना इनका भरोसा नहीं। हम जनता की बात छोड़ो, आमने सामने विधानसभा में बीजेपी के एमएलए और सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी के एमएलए, इनकी लड़ाई होने दो ना, उसमें भी आपको हाथ ऊपर उठा क्यों कर रहे हैं भैया?
जिस ढंग से आम आदमी वोटिंग करता है, सीक्रेट बैलेट करता है, तो विधानसभा में सीक्रेट बैलेट सेक्युलर है। इसे ज्यादा सबूत क्या चाहिए, खुद डर हुए। और भाव क्या जैसा पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन खिसकने का सारा ठेका मोदी के सिर पर फोड़ते हैं तमाम वंशवादी चेहरे, अखिलेश यादव से लेकर के राहुल गांधी तक, कुछ वैसा ही यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आप खुद सक्रिय नहीं हैं, आपकी पार्टी खुद आपकी पार्टी खुद राजनीतिक जमीन खोदी जा रही है, लोगों का भरोसा खोदी जा रही है, और इसके लिए जिम्मेदार आप ठहराने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये एक टेंडेंसी बढ़ गई है। नहीं, वो तो देखो क्या होता है कि हमें ताकत नहीं होती। आप कल की बात है शायद, अखिलेश ने कि भैया ओपिनियन पोल बैंक को, कल लोग मीडिया बैन करो, चैनल बैन करो, पेपर बैन करो, अखबार बैन करो, ओपन रैली लेना बैन करो, कैंडिडेट खड़ा करना बैन करो, क्योंकि वो कैंडिडेट घर जगह तो बोलेगा मुझे वोट दो। तो ये कल पाकिस्तान बोला कि नहीं नहीं भाई, ये टैंक लेकर मत हो, राफेल लेकर मत हो। ऐसे लड़ाई होती है क्या? लड़ाई में आपको मुझे इमरान खान की बात बहुत पसंद है। इमरान खान जब क्रिकेट खेलते थे तब वो बोलते थे आई हेट दिस क्रिकेट गेम, क्योंकि वो बोलते थे बैट्समैन का खेल है, वो हाथ में बैट लेकर फिरेगा बॉल को। तो इसलिए मेरा जो गुस्सा होता है वो गुस्सा में फास्ट बॉलिंग निकलता हूँ जी। तो अगर खुद को बचाना है तो मेरे बॉल से बच जा, ये तरीका होता है फास्ट बॉलिंग का। ये बोलते अब बाबा सर बोलेगा नहीं या मेरा हेलमेट नहीं डाला, इतना फास्ट मुझे मत डालो, तो मत खेलो ना यार, मत खेलो। तो ये बात हो गई है, ये बात हो गई है। और आप बोल रहे हैं इनका उनका, तो आप और तीन पार्टी का यही बोलते बोलते पवार ने अपनी पूरी पॉलिटिकल करियर खराब कर दी। जी जी। ये तो चला दिया करते थे भैया उनकी पार्टी का बता रहा, यार पवार सब क्या हालत है, निकला के आज पवार कहाँ है। 80 की उम्र होने के बाद भी वो गली कूचे में अटके हुए। आज भी पिपरी चिंचवड हो, पूना हो, सोलापुर कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ रहे, कहाँ है पवार और कहाँ है मोदी, कहाँ है मोदी। ये तो इन्होंने समझना चाहिए कि 1991 में प्राइम मिनिस्टर होने निकला था जो नेता, वो आज सोलापुर या पूना का कोई कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए कैंपेन कर रहा है, लड़ रहा है। और दूसरा 2002 में चुनाव की राजनीति में उठा, प्राइम मिनिस्टर बना है और एक कॉर्पोरेशन में जाता ही नहीं है। तो ये तो इनका आदर्श बाला साहब ठाकरे भी नहीं है, पवार है। बाला साहब ठाकरे सब कुर्सियों पे अलग है। कम से कम ये तो ध्यान में रखना चाहिए हमारे पिताजी कभी किसी चुनाव में नहीं उतरे, किसी सत्ता, उन्होंने 2 चीफ मिनिस्टर बनाए, उन्होंने बहुत सारे लोग मिनिस्टर बनाए, एमपी बनाए, एमएलए बनाए, मेयर बनाए, लेकिन खुद एक कॉर्पोरेशन का चुनाव तक नहीं ले, क्योंकि उन्होंने बाला साहब ठाकरे इस नाम में अपनी अहमियत पैदा की और किसी के बारे में कंप्लेंट नहीं कर रहे थे। और इसका श्रेय आप नरेंद्र मोदी को देंगे ना कि आज हालत ये हो गई है कि 10 जनपद की प्रियंका वाड्रा कहती है कि हाँ, और कोई चेहरा उत्तर प्रदेश में सीएम के लिए दिखाई दे रहा है क्या? मतलब वो अपने आप को सीएम का चेहरा घोषित कर देती हैं। बाला साहब ठाकरे के बेटे खुद सीएम बन जाते हैं। मतलब जो बाला साहब ठाकरे कभी किसी पद पर नहीं रहना गवारा ही नहीं किया, उनके अंतरात्मा ने ही उनको कभी इस बात के लिए नहीं कहा कि कोई पद ले लूं, सरकारी पद ले लूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं या केंद्र में चल जाऊं। उन्होंने दूसरे लोगों को लोकसभा अध्यक्ष बनाया, दूसरे लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, खुद नहीं बने। लेकिन आज ये हालत हो गई है कि मुख्यमंत्री पद पर उद्धव ठाकरे उनके बेटे बैठे हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का चेहरा हूँ। मतलब जो परिवार पहले मुख्यमंत्री तय करते थे अलग अलग राज्यों के, वो खुद मुख्यमंत्री लाइन में लगे हैं। वो देखिए जिसकी हिम्मत क्षमता नहीं होती उनको तो ये सब कंप्लेंट करा करनी ही पड़ती है, क्या करेंगे करा और कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनको मालूम है कि हम मोदी को हरा नहीं है, क्योंकि मोदी की बराबरी तो नहीं कर सकते। ये इनका दुखा है, ये इनका दुखा है। ये समझ नहीं पाए कि भाई मोदी को हटाना है, हम भी मोदी से अच्छे हैं, हम देखो आगे हैं करके आप आगे चले जाओ। किसने रोका? मोदी ने रोका आपको? बिल्कुल नहीं रोका। आपने 3 पार्टियों की सरकार बनाई, बनने दिए, क्या होगा? और भाऊ एक आरोप इन्होंने वो लगाया है, आखिर में उस पर भी चर्चा कर ले। इन्होंने कहा है कि अमित शाह सेंट्रल एजेंसियों को हटा दें यहाँ से। आपने नारायण के बीजेपी इसको लगाई, आपने नारायण बेटे के खिलाफ क्यों कंप्लेंट शुरू कर दी? आप अपनी पुलिस हटाओ। किसी ने चीफ मिनिस्टर के पति के बारे में कोई लिखा, आप उस पर एफआईआर दाखिल कर दो, तो वो क्यों कर दो? वो क्यों कर रहे? आप आपके हाथ में जो एजेंसी है इसका जमा करें, दूसरे अपने हाथ में जो एजेंसी है उसका। और दूसरी बात है कि ईडी हो या सीबीआई हो, ये महाराष्ट्र में मोदी शाह ने नहीं भेजी है, कम से कम इतनी तो जानकारी ले, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लगा दिया है सीबीआई को, और वो भी परमवीर की शिकायत पर। परमवीर की शिकायत पर। आपका लाडला स्कॉटलैंड यार, आपका
उसने खत लिखा, इसलिए कोर्ट ने भेजा है सीबीआई को। सीबीआई कहा आपने, आप तो पाबंद लगा बैठो, कोर्ट ने चला जाए उधर। तो झूठा बोलते रहो, बार बार बोलते रहो। इनको लगता है, अब ये लोग भूल गए कि सोशल मीडिया के कारण लोग इतने जानकार हो गए, आप कितना भी झूठ बोलो, आप कितना भी मीडिया डे पे डालकर उनसे झूठ बुलाते रहो, कुछ होने वाला नहीं। कभी लोग मीडिया से पहले जानकारी ले लेते हैं, लोगों के पास अप टू डेट जानकारी रहती है, मीडिया के पास नहीं रहती, इसलिए ये वायरल हो गया, वो वायरल हो गया, वो मीडिया को दिखाना पड़ता है। जी जी भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकलने के लिए और ये नेटवर्क के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा हुई आपसे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।